हेलो बच्चों, हाउ आर यू आर अगेन वेलकम इन द फिजिक्स क्लास। जैसे हम सबको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर्स में काइनेमेटिक्स यूनिट स्टार्ट किया था और काइनेमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ मोशन इन स्ट्रेट लाइन दैट वी हैव डन, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वन इज़ द सेकेंड चैप्टर दैट इज़ द मोशन इन प्लेन और उसका हम पार्ट कर रहे हैं दैट इज़ द वेक्टर्स। मीन्स अब काइनेमेटिक्स क्या है, बेसिकली इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करना है विदाउट इट्स कॉज। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। और जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने जस्ट ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव किया था, उसके बारे में वहाँ पे हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब पढ़ लिया है। अगर हम बात करें कि जो आपके पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, ऑलरेडी यू नो। एक होती है आपके पास स्केलर क्वांटिटी और एक होती है आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटीज़ आर दैट क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको हम बोलते हैं दैट क्वांटिटी इज नोन एज द स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जिसके पास ये दोनों होंगे दैट क्वांटिटी इज नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर्स क्या है? वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मास हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी होगी, स्पीड होगी, करंट, टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक्सेट्रा, ये ऑलरेडी हमको पता है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? वो होती हैं जिनके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे वेलोसिटी हुई, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम और सो ऑन। मीन्स हमको ये सब पता है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो जो अगर हम बात कर रहे हैं लास्ट चैप्टर की, लास्ट चैप्टर में हमने ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव किया था। अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चल रहा था तो हम वहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं। सपोज कीजिए डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं +2 मीटर, तो इसका क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट इज़ गोइंग टू, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ले रही है। अगर मैं x इज इक्वल टू -2 मीटर लिख देती तो क्या था कि आई एम गोइंग टू टेक द डायरेक्शन दैट इज़ द -x एक्सिस। ओके, मीन्स वहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की जो नीड नहीं थी। बट अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन अ प्लेन में मूव हो रहा है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मोशंस पढ़े हैं लास्ट चैप्टर में, दैट इज़ द 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। तो मीन्स अगर आप 2 और 3 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे तो वहाँ पे जो एक पर्टिकुलर वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करने की हमारे पास टेक्निक होनी चाहिए। पहले तो क्या है, वेक्टर्स क्या होते हैं वो हमें पता है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, दोज आर कॉल्ड द वेक्टर्स। अब जब अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, तो वहाँ पे तो ईजी है। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है तो हम डायरेक्शन प्लस लिख देते हैं, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है तो हम आगे नेगेटिव साइन कंसीडर कर लेते हैं। अगर हमारी अब प्रॉब्लम क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द प्लेन, अगर आपका ऑब्जेक्ट 2D और 3D मीन्स 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन की यहाँ पे बात होगी, वहाँ पे जो प्रोसेस होगी दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। उस केस में हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे अबाउट द वेक्टर्स। तो सबसे पहले तो वेक्टर की हमें डेफिनेशन पता है। अब हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लेते हैं? जैसे एक लाइन ले लेंगे, स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड ड्रॉन ऑन द लाइन, जस्ट लाइक दिस। A straight line with the arrowhead drawn on the line give the direction of the representation of the vector। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे जस्ट हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए जिसके ऊपर हमने एरो पॉइंट आउट करना है, और एरो हम किस डायरेक्शन में देंगे? जिस डायरेक्शन में आपका वेक्टर जा रहा है। लेट अस सपोज अगर हम यहाँ पे बात करें कि ऑब्जेक्ट ए है, इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड,
राइट हैंड साइड पे जा रहा है, तो ये एरो हेड की क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो दिस इज़ द वेक्टर। आप वेलोसिटी भी मान के चल सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। ए ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो राइट हैंड साइड की ओर है, तो जो ये एरो हेड है वो क्या शो कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग इट्स वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो जो एरो हेड होगा वो आपको डायरेक्शन देगा वेक्टर की, और जो उसकी लेंथ होगी दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ दैट वेक्टर। मीन्स अगर मैं इसको पॉइंट ए दे देती हूँ, लेट अस सपोज दिस इज़ द पॉइंट ए, दिस इज़ द पॉइंट बी, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगी, द वेक्टर पी दैट इज़ इक्वल टू वेक्टर ए बी। मीन्स कोई भी पी वेक्टर है जो राइट हैंड इस एरो की डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और जिसकी वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू ए बी। ओके, और अगर हम ये तो हमने पी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी हम फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जो वेक्टर फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है। उसका पहले हम सिंबल लिखेंगे, उसके ऊपर एरो हेड ड्रॉ करेंगे। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है। जैसे हम फोर्स लिखते हैं तो फोर्स को हम ऐसे लिखेंगे, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर फॉर्म ऑफ द फोर्स। मीन्स ये क्या शो कर रहा है कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। सिमिलरली आप और एग्जांपल लेके चल सकते हो, वेलोसिटी, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मीन्स अगर हम फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर एरो हेड ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम इसको बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एरो लगाएंगे, एरो किस डायरेक्शन में होगा, इट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, जिस डायरेक्शन में आप वेक्टर को लेके जा रहे हो। जो आपके पास पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन आ रही है वो उस डायरेक्शन में एरो हेड होना चाहिए, और जो लेंथ ऑफ दैट लाइन है दैट इज़ इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ओके, अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड जस्ट लिखना चाहती हूँ, मैं डायरेक्शन नहीं चाहती है, जस्ट राइट डाउन, आई वांट टू राइट डाउन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर पी, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पी। अगर हम वेक्टर को के सिंबल को, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है विद वेक्टर फॉर्म हमने रिप्रेजेंट किया था, उसको हम मॉडुलस के साइन में बंद कर देंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को आप डायरेक्टली पी भी लिख सकते थे यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि अगर आपको वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस करना है तो ऐसे लिखेंगे, बाय पुटिंग द मॉडुलस ऑन दैट वेक्टर। अगर आप वेक्टर के ऊपर उसके मॉडुलस फॉर्म यूज़ कर रहे हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, इट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। नेक्स्ट वन आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ये हम देखना है कौन कौन सी टाइप्स होती है। यहाँ पे हम दो कैटेगरी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स बेसिकली वो हैं द वेक्टर्स दोज आर एक्टिंग along the direction of the motion of the particle. The vectors, those are acting, a vector quantity whose direction is along the direction of the motion of the particle is known as the polar vector. तो पोलर वेक्टर कौन से वेक्टर्स होते हैं, वो वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है सेम डायरेक्शन में ही वो वेक्टर एक्ट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, लेट अस सपोज यहाँ पे मेरे पास एक ब्लॉक है, ओके इस ब्लॉक के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया, लेट अस सपोज द फोर्स F, द ब्लॉक विल मूव टुवर्ड द राइट हैंड साइड। ये तो हम सबको पता है कि ब्लॉक क्या है। लेट अस सपोज पहले ए पोजीशन पे था, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद इट रीचेस एट द पोजीशन बी। तो मीन्स जिस डायरेक्शन में आपका ब्लॉक मूव हुआ उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे फोर्स क्या हुआ आपका, दैट इज़ द पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर कौन से होते हैं, वो वेक्टर्स होते हैं जो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट होते हैं, दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड द पोलर वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट वन आर द, चलो इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं। एक तो मैंने आपको दे दी, दैट इज़ द फोर्स, फोर्स इज़ द पोलर वेक्टर। नेक्स्ट और क्या हो सकता है आपका, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। थर्ड वन इज़ द वेलोसिटी, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ पोलर वेक्टर्स। सेकेंड आर द एक्सियल वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स हम वहाँ पे बात करें, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट
रोटेट हो रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन द सर्कुलर मोशन, जब आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होगा तो वहाँ पे जो वेक्टर अपीयर होगा उसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। मीन्स एक्सियल वेक्टर पर्टिकुलर क्या वेक्टर है, वो वेक्टर है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग एक्ट होगा। लेट अस सपोज ये मेरे पास पेन है, पेन के अराउंड कोई लेट अस सपोज मैं अपनी फिंगर ले ली हूँ, ये ऐसे रोटेट कर रही है, जो और एनी ऑब्जेक्ट आप एक थ्रेड के साथ एक स्टोन टाई कर लीजिए और इसको ऐसे रोटेट कीजिए, ऐसे रोटेट कर सकते हैं ना। जब वो रोटेट करेगा तो उसकी एक एक्सिस आ जाएगी, मीन्स लेट अस सपोज दिस इज द एक्सिस, और वो फिजिकल वो वेक्टर्स जो इस एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट होंगे उनको हम बोलते हैं दोज आर कॉल्ड द एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर क्या है, लेट अस सपोज आपका कोई ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग इन द सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन में है वो, एंड इट इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस ऑफ मोशन, इस एक्सिस ऑफ मोशन के अराउंड क्या है वो रोटेट हो रहा है, और जो वेक्टर इस एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट होगा, any physical quantity that act along this axis of rotation vector quantity, that is called the axial vector। ओके, तो एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, उसको नाम देते हैं एक्सियल वेक्टर। यहाँ पे जो एग्जांपल्स है आपने सुनी नहीं होगी, जैसे जैसे हम सिलेबस कवर करेंगे वहाँ पे आएंगी, तो यहाँ पे जस्ट आप इसको मेमोराइज कर लेना। जैसे आपके पास है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा इज एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, टॉर्क टाउ, एंगुलर मोमेंटम एल, एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर। ये देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे एंगुलर वर्ड यूज़ हो गया, इसका मतलब वहाँ पे हम रोटेटरी मोशन की बात करें। एंगुलर जैसे आपने लीनियर मोशन में वेलोसिटी पढ़ी है, तो वहाँ वैसे ही आपकी जो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी होगी दैट इज़ कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। जैसे हम लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, सिमिलरली वी आर कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन द सर्कुलर मोशन, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे आपका लीनियर मोशन होने के लिए फोर्स चाहिए था, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए देयर इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द फोर्स, सिमिलरली अब अगर आपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो वहाँ पे हमें टॉर्क रिक्वायर्ड होता है। ओके, तो एंगुलर जैसे हमने लीनियर मोशन में ओनली मोमेंटम पढ़ा था या लीनियर मोमेंटम पढ़ा होगा आपने, वैसे ही यहाँ पे आपके पास एंगुलर मोमेंटम अपीयर होगी। तो दीज आर द सम वेक्टर क्वांटिटीज, दोज आर एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड द एक्सियल वेक्टर्स। ओके, तो नेक्स्ट आर्टिकल इज द पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। जो पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं बेसिकली, जो अगर हमने अब लास्ट जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा है वहाँ पे हमने देख लिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम मोशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक आपके पास ओरिजिन होता है जिसको हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस बोलते थे। तो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करने के लिए लेट अस सपोज दिस इज़ द ओरिजिन ओ, एंड आफ्टर टाइम टी जो आपका पार्टिकल है वो यहाँ पे पहुँच गया, इट रीचेज एट अ पॉइंट पी। उसने अपना मोशन ओ से स्टार्ट किया था एंड इट रीचेज एट अ पॉइंट पी। तो जो अगर आप वेक्टर ड्रॉ कर दोगे फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर दूँ, हमने ये तो सीख लिया कि वेक्टर क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बाय पुटिंग द एरो हेड। तो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, दिस इज सिंपली नोन एज द पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, किसी भी टाइम पे जो आप पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हो। ये तो हमने पोजीशन वेक्टर स्ट्रेट लाइन में शो किया था। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेन में मूव करवा दूँ, मीन्स मोशन उसका 2 डायमेंशनल है, तो ओरिजिन ये रहेगा, दिस इज़ द पॉइंट ओरिजिन। लेट अस सपोज आफ्टर टाइम टी द पार्टिकल रीचेज एट अ पॉइंट पी, तो मैंने ओरिजिन से लेके पी तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया है, दैट वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी, एंड जनरली हम इसको आर वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। पी ओ पी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर। ओके, तो ये तो था आपके पास पोजीशन वेक्टर इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन, सिमिलरली यू कैन ड्रॉ इन द 3 डायमेंशंस। तो
पोजीशन वेक्टर क्या है, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। पोजीशन वेक्टर क्या है, एनी वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर। ओके, सेकेंड इज द, हमने यो करना है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि अब क्या है, जो ऑब्जेक्ट है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। मीन्स अभी सिनेरियो थोड़ा सा हम डिफरेंट ले लेते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से भी लेके कर सकते थे, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलरली अपने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो मैं यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट लेके चल रही हूँ कि लेट अस सपोज नाउ ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। प्लेन में वो ए से बी पॉइंट तक जा रहा है, नॉट फ्रॉम द ओरिजिन से नहीं मैं मान के चल रही। लेट अस सपोज इट इज़ गोइंग टू फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी। तो जो ये डिस्टेंस होगा दैट इज़ नोन एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन गिवन इंटरवल इज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। मीन्स हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना विद एरो हेड। मैंने यहाँ पे ये बोला था कि जो पार्टिकल है दैट इज़ गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। पार्टिकल कहाँ से आ रहा है, ए से बी तक मूव हो रहा है, और ये लाइन सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्या है, इट इज़ बेसिकली पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तो होगा ही ना। लेट अस सपोज यहाँ पे ए पॉइंट पे जो टाइम उसका t1 था, और जब वो पॉइंट बी पे पहुँचा तो टाइम कितना हो गया, t2 हो गया। तो जो ये वाला लाइन सेगमेंट है इन द टाइम इंटरवल t1 t2 माइनस t1 में जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, बेसिकली इट इज़ द लाइन सेगमेंट ड्रॉन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एंड पोजीशन वेक्टर क्या था, जो ओरिजिन एंड एक पर्टिकुलर टाइम पे जो उसकी पोजीशन आ रही है वहाँ तक जो आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर्स। ओके, तो अब हमको कुछ और डेफिनेशंस करनी है जो इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए टू सॉल्व द सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेक्टर्स। ओके, तो सबसे पहले आपके पास इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल मीन्स टू वेक्टर्स आर इक्वल। तो अब ये देखो, वेक्टर्स के पास दो क्वांटिटीज़, दो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। हम दो वेक्टर्स को कब इक्वल बोलेंगे, जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, देन इन दैट केस द टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स। जैसे मैं यहाँ पे सपोज कर रही हूँ, दिस इज़ द वेक्टर ए एंड दिस इज़ द वेक्टर बी। ए एंड बी को कब इक्वल कहेंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, उनकी इक्वल होनी चाहिए, तब हम उनको बोलते हैं कि टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ए इज़ इक्वल टू बी वेक्टर। इक्वल वेक्टर कौन से वेक्टर्स होते हैं, वो वेक्टर्स होते हैं जिनका डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड बोथ शुड बी सेम, दोज आर कॉल्ड द इक्वल वेक्टर्स। ओके, जैसे हम यहाँ पे ले लें कि टू कार्स आर मूविंग अलोंग द, एक ही रोड पे जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं। ओके, एक रोड पे दो कार्स जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं, दोनों की जो वेलोसिटी है दैट इज़ लेट अस सपोज 2 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। यहाँ पे तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी ए दैट इज़ इक्वल टू वी बी, और उनकी दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स क्या होंगी, दोज विल बी द इक्वल वेक्टर्स। तो ये देखिए, एंगल बिटवीन इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, एंगल बिटवीन इक्वल वेक्टर्स, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, सेकेंड वन आर द नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर वो होगा जिसका, जैसे यहाँ पे तो इक्वल वेक्टर था तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम थी, मैग्नीट्यूड भी सेम था। यहाँ पे क्या होगा, अगर मैग्नीट्यूड तो हम सेम ले लें दोनों वेक्टर्स का, बट डायरेक्शन हम ऑपोजिट ले लें। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स आर इक्वल बट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट, देन द दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड द नेगेटिव वेक्टर्स। मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। ये हम वेक्टर अलजेब्रा में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको ऐसे लिखा रहा है ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, इसका मीनिंग क्या होगा कि दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, बट जो डायरेक्शन क्या होगी, दैट विल बी ऑपोजिट।
ओके, तो अब ये देखो दो वेक्टर्स क्या हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, एंगल दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स शुड बी 180 डिग्री। ओके, थर्ड आर द कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर क्या होता है आपके पास, जो सेम लाइन के अलोंग एक्ट हो रही है, लाइन ऑफ एक्शन देयर शुड बी सेम, उनकी डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, उनका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड अपोजिट भी हो सकता है। दीज वेक्टर्स आर नोन एज द कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखो सेम मैग्नीट्यूड के साथ है। ओके, मीन्स अब कोलिनियर वेक्टर्स तो हमने ये बता दिए। चलो पहले हम कोलिनियर वेक्टर को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। ये देखो डेफिनेशन है हमारे पास, द कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द इक्वल एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड विच आइदर एक्ट अलॉन्ग द सेम लाइन और अलॉन्ग द पैरेलल लाइन्स in same direction or act along the line in the opposite direction or along the parallel lines in the opposite direction are called the collinear vectors. Okay, तो अब ये देखो collinear vectors कितने टाइप के हैं। collinear vectors are of two types. एक होते हैं आपके पास like और parallel vectors, like और parallel vectors। like और parallel vectors क्या होंगे, जो आपके पास एक्ट हो रहे हैं अलॉन्ग द सेम लाइन और टू पैरेलल लाइंस के अलॉन्ग एक्ट हो रहे हैं, एंड उनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। दोज आर वेक्टर आर कॉल्ड द लाइक और पैरेलल वेक्टर्स। जैसे मैं यहाँ पे पेयर ड्रॉ किया, दीज आर कॉल्ड द लाइक एंड पैरेलल वेक्टर्स। और हम इसको एक स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, दीज आर द लाइक एंड पैरेलल और पैरेलल वेक्टर्स। सेकेंड इसकी टाइप होती है दैट इज़ द अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स मीन्स यहाँ से क्लियर है, था तो डायरेक्शन क्या थी, सेम थी, बट अनलाइक होगा तो डायरेक्शन क्या रहेगी, ऑपोजिट। डायरेक्शन इज ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड की यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कैन वेरी, बट अगर डायरेक्शन दोनों की सेम है और पैरेलल लाइन के अलॉन्ग एक्ट हो रहे हैं और सेम लाइन पे जा रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। एंड कोलिनियर वेक्टर की ये कौन सी टाइप होगी, लाइक और पैरेलल वेक्टर्स। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, बोथ आर एक्टिंग अलॉन्ग द पैरेलल लाइन्स और अलॉन्ग द सेम लाइन, तो उनको बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज द यूनिट वेक्टर, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपको जहाँ पे भी आप फिजिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा ही दिखेगा। जहाँ पे भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की फिजिक्स में वेक्टर में फॉर्म बात करते हैं तो उसमें हम यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट मीन्स वन, वो वेक्टर जिसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी, एंड डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। मीन्स यहाँ पे एक मैं वेक्टर ए ड्रॉ कर रही हूँ, इस वेक्टर की डायरेक्शन में कोई अनदर वेक्टर एक्ट हो रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, वन है, बट द जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर होगी दैट इज़ द सेम एज द वेक्टर ए। एंड जो यूनिट वेक्टर है उसको हम ए, कोई भी वेक्टर जैसे ए वेक्टर था तो उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, इसको हम बोलते हैं कैप। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैप, बाय पुटिंग कैप ऑन द सिंबल ऑफ दैट वेक्टर। ओके, तो ए कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर ऑफ द ए वेक्टर। तो वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ऐसे लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब मैंने यूनिट वेक्टर डिफाइन कर ली कि यूनिट वेक्टर क्या है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर एक्ट हो रहा है जिसका वैल्यू क्या है, वन। अगर आप इस मैग्नीट्यूड को वन से मल्टीप्लाई करोगे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर लिख सकती हूँ। यूनिट वेक्टर क्या देगा, जस्ट डायरेक्शन देगा इसी वेक्टर की। तो अगर मैं यहाँ पे ए वेक्टर लेके चल रही हूँ तो इसको मैं लिखूँगी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर ए कैप। तो यहाँ से ए कैप क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, दिस इज द यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड जो यूनिट वेक्टर का होता है दैट इज ऑलवेज वन, एंड जो आपका यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन रहेगी वो जो गिवन वेक्टर होगा जिसका आप यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर रहे हो उसी वेक्टर की डायरेक्शन में एक्ट होता है। नेक्स्ट फिफ्थ वन आर द को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल
वेक्टर्स को इनिशियल नाम से क्लियर हो रहा है, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, उनकी डायरेक्शन सेम हो या ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन सेम हो या ना हो, देयर विल कोई यहाँ पे हम इसको नहीं काउंट करेंगे, हम ये देखेंगे कि उनका जो ओरिजिन पॉइंट है जहाँ से वो स्टार्ट हो रहे हैं वो पॉइंट क्या होना चाहिए, दैट शुड बी सेम। अगर हम n वेक्टर्स लेके चल रहे हैं तो n वेक्टर्स का जो आपका ओरिजिन होना चाहिए दैट शुड बी सेम। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे लेट अस सपोज दिस इज़ द एक्स वाई प्लेन, तो यहाँ से हम कितने भी वेक्टर्स ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है, बट जो उनका ओरिजिन होना चाहिए दैट शुड बी सेम। तो दीज वेक्टर्स आर नोन एज द कोइनिशियल वेक्टर्स। ओके, तो कोइनिशियल वेक्टर्स कौन से होते हैं, वो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उनके मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, उनकी डायरेक्शन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जस्ट रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जो उनका इनिशियल पॉइंट है दैट शुड बी सेम। ओके, नेक्स्ट वन आर द ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ये देखिए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है, ये आपके पास होता है, हम परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, एक होती है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ये आपको ध्यान में रखना होगा कि हम जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप लेते हैं ऑलवेज, वाई एक्सिस पे जे कैप और जेड एक्सिस पे के कैप। तो ये यूनिट वेक्टर्स है, मीन्स एक्स एक्सिस में के ऊपर जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसकी डायरेक्शन आई कैप देगा और के कैप देगा जेड के अलॉन्ग, और वाई के अलॉन्ग जो डायरेक्शन होगी इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द जे कैप। तो ये इन तीनों वेक्टर्स को आई जे एंड के वेक्टर्स को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। सॉरी, यहाँ पे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की बात हो रही है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होगा बट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बट सभी वेक्टर्स क्या होंगे, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। दीज वेक्टर्स आर नोन एज द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। जैसे अगर हम लेट अस सपोज ए वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्ट होगा तो इसको मैं लिखूंगी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई कैप। अगर वाई एक्सिस पे लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे ए जे कैप। अगर जेड एक्सिस पे लिख रहे हो तो इसको ऐसे लिखिए। ओके, एंड आई जे के को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये क्या है आपके पास, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ओके, तो ये तो था आपके पास वेक्टर्स की डिस्कशन कर रहे थे हम कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपका वो रहेगा किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी रियल नंबर के साथ, और हम किसी मतलब मीन्स आगे हमने इसके ऊपर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से लगा के देखना है कि वेक्टर को के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ओके,